अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी चैनल पर खुश आमदीद। एक बोरी खजूर की बाय डॉक्टर शेरशाह सैयद। बूढ़े डॉक्टर ने सिगरेट का भरपूर कश लिया और फिर खांसना शुरू कर दिया। खांसी आहिस्ता आहिस्ता तेजतर होती चली गई, इतनी तेज के कानों को बुरी लगने लगी। मैं पानी का गिलास लेकर अंदर पहुंचा तो खांस खांस कर बूढ़े डॉक्टर की आंखों में आंसू भर गए थे। इसकी तशक्कुर भरी आंखों ने मुझे खुशामदीद कहा, बाबा सिगरेट भी नहीं छोड़ोगे और मरोगे भी नहीं। मेरे दिल ने जैसे सरगोशी की थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए, मगर ये तकलीफ, ये दुख, ये जिस्म का अजाब, ये खांसी का जहन्नुम तो एक मुस्तकिल तकलीफ बनकर रह गया था। मुझे इनके इस तरह से खांसने पर शदीद तकलीफ होती थी। अप्रैल भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने पानी का गिलास खत्म करके मुझे देते हुए कहा। अप्रैल से पहले इन्हें अप्रैल का इंतजार था और अब जब अप्रैल के दिन भी तेजी से गुजर रहे थे तो ऐसा लगता था कि इनकी जान इन्हीं दिनों में फंसी हुई है। बाबा, अप्रैल भी निकल रहा है, लेकिन आप फिक्र न करो, गर्मी का अच्छा इंतजाम है। बिजली जाती रहेगी मगर जनरेटर और आपका एयर कंडीशनर काम कर रहा है, आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मौसम का मामला नहीं, मैंने गर्मी में ही जिंदगी गुजारी है। उन्होंने बड़ी बड़ी मगर सूखी हुई आंखों को पूरा खोलकर बड़े जोर से कहा था, गर्मी क्या कर लेगी मेरा, ये तो हर साल आती है, इस साल भी आएगी, चली जाएगी, बस अप्रैल गुजर जाए तो पता चल जाएगा। मेरे चेहरे पर इनकी निगाह रुक गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उंगली को मेरे चेहरे की तरफ लहराते हुए कहा, वो बूढ़ा हो गया होगा मेरी तरह से, न जाने जिंदा भी है कि नहीं। मैं तो जिंदा हूँ, शायद वो भी जिंदा हो। डॉक्टर की उम्र 70 साल से ऊपर ही होगी। तमाम उम्र उन्होंने इस सहरा में लगा दी थी। किसी बड़े शहर से आकर यहाँ रह गए थे, उस वक्त जब यहाँ कुछ भी नहीं था, न अस्पताल, न दवाखाने और न ही डॉक्टर। मैं अक्सर सोचता कि इस बूढ़े को सालों पहले जब शहर में भी डॉक्टरों की शदीद कमी थी, न जाने इस सहरा में, इस छोटे से शहर में, गांव में सहरा सहरा धूल चाटने में क्या मजा मिला था। शहर में तो आज भी डॉक्टरों की कमी है और आज से 50 साल पहले तो और भी कमी होगी। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए थे। महीने में 2 दफा डॉक्टर की बेटियां बारी बारी आती थी, एक पहले हफ्ते में, दूसरी तीसरे हफ्ते में, जरूरत का सारा सामान लेकर, कभी अपने शोहर के साथ तो कभी अपने बच्चों के साथ। पूरा दिन वो लोग बाबा के पास होते, साथ खाते, साथ पीते, सुबह से शाम तक। इन चंद घंटों में डॉक्टर जैसे किसी फूल की तरह खिला खिला होता। अमजद बड़ी खिदमत करता, बिल्कुल साफ सुथरा तैयार रखता था इन्हें। लेकिन दोनों लड़कियां फिर भी आकर एक एक चीज दोबारा साफ करती थी, बाप को टहलाती, साथ साथ घूमती, इनके जाती काम करती। सिर्फ बेटे ही बाप के साथ ऐसा करती हैं। मगर दिन निकल जाता और शाम हो जाती, फिर वो गले लगकर भारी कदमों से अपने बाबा से ना चाहते हुए रुखसत हो जाती थी। अमजद को बार बार हदायत मिलती, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, ये घर का नंबर है, ये मोबाइल का नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है। न जाने क्या क्या अंदेशे होते होंगे दोनों के दिलों में। हर दफा इनके जाने के वक्त मेरे दिल पर भी बोझ सा होता था। अमजद बूढ़े डॉक्टर का पुराना मुलाजिम था, इसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। शहर में सनद याफ्ता डॉक्टरों को भी इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे अमजद को दिए जा रहे थे। डॉक्टर के बच्चों का ख्याल शायद सही था कि अब उम्र के आखिरी सालों में ज्यादा से ज्यादा आराम देने के लिए जितना भी खर्च किया जाए कम है। अच्छा नौकर, अच्छा घर, जनरेटर, एयर कंडीशनर, पंखा और जरूरत की सब चीजें। मेरे दिल में बूढ़े के बच्चों के लिए बहुत अच्छे जज्बात थे। मैं खुद यहाँ थोड़े महीनों के लिए आया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेहत के इदारे WHO ने मुझे यहाँ इस सहरा में पाए जाने वाले सांपों के मुतालिक कुछ बुनियादी तहकीकी काम करने भेजा था। इस इलाके में अमवात की 2 बुनियादी वजूहात थी, एक मलेरिया और दूसरे सांपों का काटना। सहरा में सांप थे और सहरा में मौजूद नखलिस्तानों में मलेरिया का ना खत्म होने वाला सिलसिला। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही थी। शहरों में आसमान को छू लेने वाली इमारतें थी। सड़कें ऐसी थी कि कारों पर सफर करते हुए लगता था जैसे पानी पर फिसलते हुए चले जा रहे हैं। एयरपोर्ट ऐसे थे कि जैसे खुद छोटे मोटे शहर हों। मगर हजारों सालों से बसने वाले इन गाँव देहातों के लोग वैसे ही पसमानदा थे, वैसे ही बीमार जैसे ऊपर वाले ने इन्हें हजारों साल पहले बनाया था। डोमर की लंबी चौड़ी चकराती हुई 4 लाइनों 6 लाइनों वाली सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, खाकी धुली धुलाई इस्त्री शुदा वर्दियां पहने हुए बावकार सिपाही, जनरल, आसमान पर उड़ने वाले F-16 जैसे जहाज और धरती को हिला देने वाले एटम बम के धमाकों के बावजूद ये जमीन बांझ थी। यहाँ के लोग गरीब थे, सांप के काटे हुए, मलेरिया के मच्छरों के मारे हुए। मेरे दिल में गुस्सा उठता और नफरत का एक ठाठे मारता हुआ समंदर उबलने लगता इन जमीनी खुदाओं के खिलाफ जो मौत और बदहाली के आका बनकर रह गए थे। गरीबों, धरती के बेटों, जवान बच्चियों, माओ और बहनों की किस्मत में क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की खैरात, USAID की इमदाद, जापान, स्वीडन और दूसरे ममालिक की जानिब से आने वाली ग्रांट और इनके कर्जों से दी जाने वाली खुराक। डॉक्टर सांपों और मलेरिया के बारे में सब कुछ जानता था। मैं सबसे पहले इसी से आकर मिला। डॉक्टर मुझे अपने मकान में ही जगह दे दी और कहा कि कोई घर तलाश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही अपना हेडक्वार्टर बना लो। चंद महीनों की बात है, ये घर तो खाली ही पड़ा है। मैंने भी खुशी से हामी भर ली थी। नहा धोकर पहले दिन जब मैं डॉक्टर के साथ खाना खाकर अमजद की बनाई हुई चाय के मजे ले रहा था तो डॉक्टर ने पूछा कि कौन है तुम्हारा WHO में जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है।
मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सवाल किया था। अरे कोई जानने वाला होगा WHO में, जिसे तुम्हें यहाँ कुछ पैसा बनाने भेज दिया है। कोई रिश्तेदार दोस्त होगा तभी ना। अरे भाई, हर 3-4 सालों बाद यही होता है। WHO के हेडक्वार्टर में ऐसी रिपोर्टें जमा होती रहती है, फिर कोई नया अफसर आता है, नए प्लान बनाता है और फिर नए लोग भर्ती किए जाते हैं। बड़ी तनख्वाहों पर नई रिपोर्टें बनती है और होता कुछ भी नहीं है। हर नया आने वाला पुरानी रिपोर्टों को अलग रख देता है। अक़वाम मुत्तहिदा भी सरकार की तरह ही है। ये छोटी सरकार, वो बड़ी सरकार, दोनों बेहिसाब, दोनों बेकार। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर मुझे देखा था। बात तो शायद सही है कि ऐसा ही होता है, मगर ये सही नहीं कि ये मेरा कोई जानने वाला WHO में है। मैंने तो अखबार में इश्तिहार देखकर दरख्वास्त भेजी थी और जब इंटरव्यू के बाद मेरा इंतखाब हो गया तो मुझे पता चला कि ऐसे सर्वे पहले भी हुए हैं। दिल में तो आया कि मैं मना कर दूं, लेकिन फिर ये सोच करके इंतखाब के इतने पेचीदा तरीकों से गुजरने के बाद ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। शायद मैं कोई बेहतर रिपोर्ट लिख सकूं, अच्छा काम कर सकूं, शायद इसका कोई फायदा हो जाए। डॉक्टर ने मेरी बड़ी मदद की। गुज़श्ता 50 सालों का तजर्बा था इनके पास। सहरा के हर जरे से शनासाई थी इनकी। छोटे छोटे गाँव में लोग पूछते थे इनको। अनगिनत जाने बचाई थी उन्होंने। मुझे इनकी इज्जत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब मैं इनके साथ चंद जगहों पर गया था। जीप के रुकते ही कस्बों देहातों गाँव में जैसे करंट दौड़ जाता। जोग दर जोग लोग चले आते थे इनकी भी ज़िराई के लिए। कोई हाथ मिलाता, कोई गले मिलता, कोई हाथ चूमता, कोई पैरों पर झुक जाता। ऐसा लगता जैसे हर कोई मकरूज है इनका। उस वक्त मेरी समझ में आया कि डॉक्टर अपनी बेटियों के घर पर शहर जाके क्यों नहीं रहते हैं। क्या था शहर में इनके लिए? 2 बेटियों के आलीशान मकानात, 2 बहुत मारूफ दामाद, अपने अपने कामों में लगे हुए नवासे। सुबह से शाम तक जिंदगी जिम खाने में नहीं गुजारी जा सकती है। डॉक्टर की जिंदगी तो यहाँ थी, मिट्टी के बने हुए गोश्त पोश के इंसानों के दरमियान, जिन्हें सांप काटते, जो खून की उल्टियां करते हुए आते और डॉक्टर के एक इंजेक्शन के बाद हंसते हुए घर चले जाते थे। मच्छरों के डसे हुए बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान बुखार और कपकपाते हुए जिस्म के साथ मौत अपनी आंखों में लेकर आते और डॉक्टर से इलाज के बाद दुआएं देते हुए चले जाते थे। जाते जाते जो जिसके पास जिसके बस में होता वो डॉक्टर की नजर करता। मांगे बगैर बहुत इसरार करके फीस दी जाती थी। डॉक्टर ने सारी जिंदगी यहाँ काम किया। यहाँ की ही आमदनी से शहर में घर रखकर अपनी 2 बेटियों और एक बेटे को पढ़ाया। इन्हें जिम्मेदार, आला तालीम याफ्ता इंसान बनाया। बेटा इंग्लैंड गया, फिर वहीं का हो गया और अब साल के साल बाप को देखने आता है। और बेटियों की शादी के बाद डॉक्टर की बीवी भी इस सहरा के इस छोटे से शहर में रहने को आ गई थी। साल भर पहले यकायक इसे दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल हो गया। तब से डॉक्टर अकेला था अपने नौकर अमजद के साथ। मेरे सर्वे के दौरान लोगों ने बताया था, गांव के चौराहे पर, चाय खानों में, पान की दुकानों पर, कुएं से पानी निकालने वाले लोगों ने, कस्बे के बाजारों की दुकानों में कि क्या क्या किया था इस डॉक्टर ने। न जाने कितने लोगों को जिंदगी बांटी थी। इनके दर्द को सहा था। जहाँ सरकार नहीं थी वहाँ डॉक्टर था। जहाँ सिर्फ दुआएं थी वहाँ वो अपने इंजेक्शन लगा लगा कर दिमागी मलेरिया और सांप के कांटे का इलाज करता रहा। इससे अपनी तस्वीरें नहीं छुपवाई अखबारों में, कोई आम सा ऑपरेशन करके टेलीविजन पर इंटरव्यू नहीं दिया, सरकार से कोई तमगा नहीं लिया, PR की फर्मों और एजेंसियों से गठजोड़ करके जाली नाम नहीं बनाया। जिल्लतों के मारे हुए गरीब लोगों की सांसों में सांस मिलाई। इनके हाथों को पकड़कर इन्हें खड़ा कर दिया। इनके जख्मों को अपना जख्म समझा। हुकूमतें, वजारतें, बैनुल अक़वामी इदारे और समाज के ठेकेदारों के लिए ये कोई काम नहीं था। अमजद ने मुझे बताया कि आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की सेहत खराब होती जा रही है। अभी भी इस खराब सेहत के बावजूद सुबह होते ही मरीज आना शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर अपने कंपाउंडर और अमजद की मदद से सुबह से शाम तक मरीजों को देखता रहता। सिगरेट पी कर, खांस कर अपने वजूद को हल्कान करने के बावजूद लगता था कि डॉक्टर की ताकत में कमी हो गई है, जुनून में कमी नहीं। मेरा काम तकरीबन खत्म होने पर था। मैंने पूरे सहरा का एक सर्वे किया था। मुख्तलिफ किस्म के सांपों की दर्जाबंदी की थी। अच्छी बात यह थी कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं थे। चंद किस्में ऐसी थी जिनमें बला का जहर था और जिनके कांटे का इलाज इसके अलावा कुछ नहीं था कि जल्द अज जल्द जहर के खिलाफ इंजेक्शन लगाए जाए। हुकूमत का कोई इंतजाम नहीं था। सारे बुनियादी सेहत के मराकज खाली पड़े थे। सिर्फ इमारतें, दीवारें, छतें, मेज और कुर्सियां जिनकी चौकीदारी के लिए आम तौर पर एक आदमी होता। किसी जगह पर भी डॉक्टर, नर्स या मिडवाइफ मौजूद नहीं थी। बड़े बड़े कस्बों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जरूर थे, मगर ज्यादातर अपने प्राइवेट कामों में मसरूफ। गरीब मरीज के लिए जिंदगी को संभालना एक मसला ही था। सहरा के बीचों बीच डॉक्टर का ठिकाना जलते जहन्नम में ठंडी छाया थी जन्नत की। कुएं में मीठा पानी था और डॉक्टर का ना थकने वाला वजूद। दूर दूर से लोग गधा गाड़ी, बैल गाड़ियों पर सवार पैदल अपने कंधे पर मरीज को बिठाए किसी पहर भी चले आते। मुझे डॉक्टर से उल्फत सी होने लगी थी और ये सोच सोच करके तकलीफ होती थी कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। एक रोज ढलती शाम में मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि वो यहाँ इस सहरा में क्यों आए थे। किस्मत, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रुके, फिर बोले, मेरी बीवी और मैं इस जगह नहीं आए थे।
सेहरा के शुरू में होते होते यहाँ का पहला शहर है। वहाँ डिप्टी कमिश्नर से मिलने आए थे हम दोनों। वो मेरा बचपन का दोस्त था। मैं मेडिकल कॉलेज चला गया और वो मुकाबले के इम्तिहान के बाद सरकारी मुलाजिम हो गया। मैं जब डॉक्टर बना तो वो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था। इसने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर बुलाया था इस शहर से दूर अपनी बीवी के साथ यहाँ आराम कर लूं। यहाँ आकर फिर मैं वापस नहीं जा सका। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। बूढ़े डॉक्टर ने वरांडे के झरोकों से आसमान को दूर तक देखते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे एक सिगरेट जला दो। मैंने सिगरेट जलाकर इन्हें दिया तो उन्होंने एक लंबा कश लेकर जैसे धुआं अपने जिस्म की एक एक तह तक पहुंचाया होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो धुआं इनकी नाक से और मुंह से बाल की तरह आसमान की तरफ चल दिया। साथ ही उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा था, वो दूसरी रात थी जब वो आदमी अपने 11 साला बेटे को लेकर आया। हम लोग सोए हुए थे मगर वो न जाने किस तरह से चौकीदारों की मिन्नत समाजत करता हुआ डाक बंगले में पहुंच गया। नौकरों के जगाने पर जब मैंने बाहर निकलकर इस बच्चे को देखा तो इसका जिस्म जैसे आग में जल रहा था। थरथराहट से इसके दांत बज रहे थे। इसकी माँ इसे बार बार संभाल रही थी मगर बच्चे को किसी पल चैन था न आराम। वो मेरे पैरों पर गिर गया था। ये मेरा चौथा बेटा है डॉक्टर। 3 पहले ऐसे ही मर चुके हैं। ये सुनकर जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई थी। ये क्या इंसाफ है, मैंने सोचा था। मेरे बैग में मलेरिया के इंजेक्शन मौजूद थे। मैंने बच्चे को लिटाया, इंजेक्शन लगाया, ठंडे पानी से माथे की पट्टी कराई। डाक बंगले के बरामदे के फर्श पर लेटे लेटे चंद घंटों में बच्चा संभल गया था। उस दम जितनी खुशी मुझे हुई वो जिंदगी में कभी भी नहीं हुई थी। जिस दिन वो लोग वापस जा रहे थे तो न जाने किस किस तरह से उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। अल्फाज, आंसू और चेहरे पर शुक्राने की बरसात। इनके पास देने को कुछ भी नहीं था, न रुपया, न जेवर, न चांदी। पहली दफा मुझे लगा था कि मैं कितना अहम हूँ और ये गरीब लोग कितने लाचार और मजबूर हैं। फिर पूरा हफ्ता मैं सोचता रहा कि क्या करूँ। एक तरफ शहर था, इंग्लैंड जाने की तैयारियां थी, खूबसूरत जिंदगी थी, मेडिकल कॉलेज में तलबा को पढ़ाने का काम, शहर के बड़े बड़े लोगों से याराना। दूसरी तरफ तकलीफ थे सहरा के गांव, गुर्बत के मारे हुए लोग। मैं सोचता रहा यहाँ तक कि हमारे जाने का वक्त हो गया था। उस वक्त जब सरकारी गाड़ी में हम लोग सवार ही हो रहे थे कि हम लोगों ने दूर से भागते हुए हाथ हिलाते हुए इस आदमी को देखा। इसी बच्चे का बाप। इसके बदन के सारे कपड़े पसीने से शराबूर थे। इसके चेहरे पर थकावट और आंखों में चमक थी। इसने मुझे देखा और अपने कांधे पर रखी हुई एक खजूर की बोरी मेरे कदमों पर रख दी। अपने गाँव से बोरी उठाए हुए वो सारी रात चलता हुआ डाक बंगला पहुंचा था अपने डॉक्टर की फीस देने के लिए। मैंने इसी समय फैसला कर लिया कि मैं शहर में नहीं रहूंगा, इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी जरूरत यहाँ है इन लोगों को। वो एक खजूर की बोरी मुझे ऐसी लगी जैसे कारून का खजाना है, हीरे जवाहरात सोने के डलों से भरा हुआ। 1 माह के अंदर ही हम लोग यहाँ आ गए और पहले दिन से ही मरीजों का तांता बंध गया। मलेरिया के बीमार, सांप के काटे हुए लोग। आने के चंद ही दिनों के बाद वो आदमी दोबारा आया था अपनी बीवी और बच्चे के साथ। मुझे देख देख कर इसने मेरे पैर छुए, अपने इस छोटे से बच्चे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। वो बच्चा मुझे तकता रहा जैसे मैं आसमान से आया हूँ। इसकी माँ मुझे देखती रही जैसे मैं कोई इंसान नहीं, देवता हूँ, भगवान हूँ, और वो ऐसे ही गड़गड़ाया जैसे मैं इसका खुदा हूँ। 46 साल गुजर गए, कोई अप्रैल ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे खजूर की एक बोरी नहीं मिली हो। कारून के खजाने से भरी हुई, रात रात भर पैदल चलकर लाने वाले की कांधे की खुशबू लिए हुए, इसके पसीने में रची हुई सोने की डलियां। ऐसे खजूर मुझे कहीं भी नहीं मिलते। खुलूस मोहब्बत, एतकादगी, गर्मी लिए हुए हर साल मैं इसका इंतजार करता हूँ। डॉक्टर ने डूबते सूरज की जानिब गौर से देखा, सिगरेट का एक और भरपूर कश लिया। जोर की खांसी में इसकी आवाज फंस गई। शायद ये आखिरी अप्रैल हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अगर दुनिया में किसी की हिम्मत और अखलास को देखना हो तो किसी बेबस और मुफलिस के हौसले को परख लिया जाए, जो अपनी कुदरत से बढ़कर दूसरों का हक अदा करने और किसी का एहसान उतारने के लिए इंतहाई बेचैन दिखाई देता है। और जैसे ही किस्मत इसे मौका अनायत करती है वो बिन मौसम बरसात की तरह बरस जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन अफलासज़दा लोगों का था जिनके दिलों पर किसी की मेहरबानी एक बोझ बन गई थी, मगर उन्होंने इस बोझ को हल्का करने का रास्ता ढूंढ लिया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।